नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन ESBN न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, किराए का मकान है ज़ाती थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद। नाज़रीन, कल से जो जी शऊर, जी फ़हम और जो सियासत की सूझबूझ रखने वाले हजरात हैं वो कल से अफसरदा हैं, जिसकी वजह 5 रियासतों के जो असम्बली के इंतखाबात उसके नताइज हैं। 5 रियासतों में से 4 रियासतों में बीजेपी फिर एक बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है और एक पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी शानदार जीत दर्ज करवाई है। नाज़रीन, जो 4 रियासतें हैं उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, वहाँ पे फिर एक बार अपनी साख बचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। और नाज़रीन, हम बात आज उत्तर प्रदेश के इंतखाबी नताइज के बारे में करेंगे, जहाँ पे काफ़ी लोगों को ये गुमान था कि अब की बार वहाँ की जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की वो बदल सकती है, मगर नताइज बिल्कुल उसके बरअक्स आए हैं। फिर एक बार योगी अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब हो गए हैं। ये अलग बात है कि उनकी जो सीटें हैं पिछले बार से करीबन 50-60 सीटें उनकी कम हुई हैं, मगर वो अपनी साख बचाने में और अपनी जो गवर्नमेंट है वो बचाने में कामयाब हो गए हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिन मसाइल पे इंतखाबात लड़े गए थे, जिन पिछले 5 साल से जो वहाँ की आवाम ने तकलीफ़ उठाई थी, क्या वो सारी तकलीफ़ें आवाम भूल चुकी थी? क्या वो तमाम मुद्दे आवाम की जहन में से निकल चुके थे? क्योंकि पिछले 5 साल में आपने देखा किस तरह उत्तर प्रदेश में जब वहाँ की सियासत चल रही थी, किस तरह से वहाँ की आवाम तकलीफ़ में थे, उनके क्या क्या मसाइल थे, उनके क्या क्या मुद्दे थे। क्या वो तमाम मुद्दों को भुला दिया गया जो पिछले 5 साल में योगी सरकार ने, जो चाहे कोई मुद्दा हो, जिस तरह से आपने देखा होगा उन्नाव में और वहाँ पे एक दलित लड़की का जिनसी इस्तेहाल किया गया, उसका रेप किया गया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। क्या ये मुद्दे को वहाँ की आवाम भूल चुकी थी? या पिछली कोरोना की महामारी में जिस तरह से आपने देखा, जहाँ पे वहाँ के अस्पताल में लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहे थे, वहाँ के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, क्या पब्लिक ने उस मुद्दे को भुला दिया? क्या पब्लिक को वो मुद्दा याद नहीं रहा? जहाँ पे गंगा में मुसलसिल लाशें बह रही थी, क्या वो मुद्दे को आवाम ने भुला दिया? जिस तरह लखीमपुर खीरी में 4 किसानों का कत्ल हुआ, जो वहाँ के मंत्री के बेटे ने किस तरह से कार से कुचल दिया, क्या ये मुद्दे को वहाँ की आवाम भूल गए? किस तरह लोग शमशान में लोगों को जलाने के लिए, अर्थी जलाने के लिए वहाँ पे लकड़ी नहीं मिल रही थी, क्या ये मुद्दे को आवाम भूल गई? जहाँ घंटों लोगों को अपनी अर्थी रख कर इंतज़ार करना पड़ रहा था लाश को जलाने के लिए, क्या उन मुद्दों को पब्लिक भूल गई? क्या जब वहाँ का नौजवान जो बेरोज़गार है वो अपने रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए जब रोड पे उतर कर एहतजाज कर रहा था, तो वहाँ किस तरह बेशर्मी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको दौड़ा कर मारा, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया? क्या आवाम उस मुद्दे को भी भूल गई थी? या इन तमाम मुद्दों के ऊपर भगवाधारी मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा भारी पड़ गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से 5 साल वहाँ की आवाम तकलीफ़ में गुजारे। क्या ये सब तमाम मुद्दों को वहाँ की जनता भूल चुकी थी?
फिर ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से फिर एक बार बीजेपी भारी अक्सरियत के साथ वहाँ पे मुंतखब होकर आ गई। ये जो सियासत का फ़हम रखते हैं उनके लिए तो काफ़ी अफसरदा बात है, मगर तकरीबन जो अवाम जिसको सियासत से दिलचस्पी नहीं है उनके लिए तो बस ये एक इंतखाबी नताइज थे कि बस हाँ भाई ठीक है बीजेपी आ गई। मगर क्या ये देश के हित में काम करने वाले लोग जो कल से अफसरदा हैं, क्या उनका गमज़दा होना जायज़ नहीं है कि किस तरह वो लोग ये कोशिश कर रहे थे पिछले महीने 1.5 महीने से कि किसी तरह पे वहाँ पर एक सेक्युलर सरकार आ जाए और वहाँ की आवाम को एक राहत नसीब हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो बहुत अफसोस की बात है। इन तमाम मुद्दों को पसे पस्त डालकर जो आरएसएस की आइडियालॉजी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियालॉजी थी, किस तरह उसको रातों रात रूबो अमल लाया गया और फिर एक बार नताइज भारतीय जनता पार्टी के हक में कर दिए गए। सवाल बहुत बड़ा ये भी है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर काम किया, रही सही जो साख थी इलेक्शन कमीशन की, वो भी जो ये उत्तर प्रदेश में इंतखाब हुए थे वहाँ पर इसकी जो रही सही कसर भी थी वो भी ख़त्म हो गई। क्योंकि किस तरह से इलेक्शन से एक दिन पहले जो वीडियोस निकल कर सामने आ रहे थे, किस तरह से ईवीएम्स में घोटाला किया जा रहा है, किस तरह ईवीएम्स को बदला जा रहा है, किस तरह से वहाँ के जो अफसरान शाही हैं वो हाथों में ईवीएम को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से बैलेट पेपर्स उनके पास से मिल रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पे कई ट्वीट किए इलेक्शन कमीशन को, मगर ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने गांधी जी के 3 बंदरों का रोल अदा किया कि बीजेपी के बारे में बुरा मत सुनो, बीजेपी के बारे में बुरा मत बोलो, बीजेपी के बारे में बुरा मत कहो। तो ये इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किया इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है जिसका अपना बहुत बड़ा पावर है। क्या इलेक्शन कमीशन जो आज के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, क्या उनको ये नहीं मालूम कि उनका पावर कितना बड़ा है? तो ये हर चीज को एक हद तक इतना गिरवी रख दिया गया कि इलेक्शन ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि वहां के लोगों को कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं। तो इसकी आखिर क्या वजह है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको सोचने की बात है। और जैसे ही इलेक्शन के नताइज सामने आ गए, इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला भी शुरू हो गया कि एक हैदराबाद की जमात यहां से जाकर बीजेपी को वहां पे जिता दी। मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी को जिताने का काम किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले वक्त भी यही कहा गया था, मगर आज जब इलेक्शन के तमाम नताइज सामने आ गए तो 6 सीटें ऐसी सामने आई हैं जहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। मगर ये बात जो मजलिस के मुखालिफिन है ये नहीं कर रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान आज उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ है। बहुजन समाज पार्टी पिछले 2-3 बार वहां पे हुकूमत कर चुकी है। आज वो पार्टी का ये हाल हो चुका है कि देखिए आप 403 सीट पे इलेक्शन लड़ने के बाद मायावती की जो समाजवादी पार्टी है वो 1 सीट जीती है और उनका वोट परसेंटेज जो है करीबन 19% रहा। यानी कि अगर आप ऐसा उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 1 करोड़ के अतराफ या 1 करोड़ के करीब उन्होंने वोट लिए हैं। तो मेरा सवाल उनसे यह है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट अगर आप देखें तो 0.42% रहा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2022 के इलेक्शन उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लिया। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बीजेपी को जिताने का काम ज्यादा किया या बहुजन समाज पार्टी ने? जो बहुजन समाज पार्टी
3 सीटों पे इलेक्शन लड़ती है और उसे सिर्फ 1 सीट पे कामयाबी मिलती है। और कांग्रेस जो पिछले 60-65 साल जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी, आज उसका ये हाल है, वो सिर्फ 2 सीटें जीतती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 सीट पे इलेक्शन लड़ा और 1 सीट नहीं जीती। ठीक है, कोई बात नहीं। मगर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी 403 सीट पे इलेक्शन लड़ती है और सीट जीतती कितनी है? 2 सीट। बहुजन समाज पार्टी 403 सीट पे इलेक्शन लड़ती है और जीतती है 1 सीट। तो मेरा सवाल ये है जिन लोगों से जो मजलिस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मेरे भाई सियासत है, जमहूरियत है, आपको तनकीद करने का हक है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, ठीक है, आप तनकीद कर दीजिए, यही तनकीद करिए। यही तो हमारी जमहूरियत है, यही तो हमारी जमहूरियत की खूबसूरती है कि कोई किसी के खिलाफ तनकीद कर सकता है, मगर तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद ना के बराए मुखालिफत में होनी चाहिए। क्या एक शख्स हैदराबाद से जो ताल्लुक रखता है, जिसकी जमात हैदराबाद से ताल्लुक रखती है, क्या वो कहीं जाके इलेक्शन नहीं लड़ सकता? आप मुझे ये बात बताइए, 4 पिछले और 3 गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, वहां पर तो मजलिस ने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर वहां पे बीजेपी किस तरह जीत गई? सवाल है। तो लोग कहते हैं नहीं, जो बीजेपी, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़ी है, उसका असर जो है ना गोवा में, उत्तराखंड में, बीजेपी और मणिपुर में हुआ है। भाई ये तो कोई तुक्की बात ही नहीं हुई। एक जमात एक जगह से इलेक्शन लड़ती है और उसका असर 4 रियासतों में होता है। भाई ये तो मजाक की भी हद हो गई यार। हाँ भाई, आप मुखालिफत करिए, मगर मुखालिफत की भी एक हद होती है। हाँ, अगर आप मजलिस कहीं जाके नहीं लड़ती इलेक्शन, तो आप कहते हैं एक पुराने शहर की छोटी सी जमात है जो पुराने शहर में इलेक्शन लड़ती है सिर्फ, हाँ, पुराने शहर से आगे नहीं बढ़ती। और जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ती है, तो आप उस शख्स, उस जमात के सदर के ऊपर इल्जामात लगाते हो कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है। तो मेरे भाई, अगर बीजेपी की बी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो आज बहुजन समाज पार्टी ने जो हरकत उत्तर प्रदेश में की है, हाँ, और हालांकि बहुजन समाज पार्टी का कोई जोर गोवा में नहीं है, कोई जोर उत्तराखंड में नहीं है, कोई जोर मणिपुर में नहीं है। जब वो वहां जाके इलेक्शन लड़ती है तो आपके लब खामोश रहते हैं, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब जाके उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ती है तो आप उसके सदर के ऊपर इल्जामात दर इल्जामात लगाते हैं। मेरे भाई, आखिर ये हो क्या रहा है? हम मुखालिफत में, अंधी मुखालिफत में किस हद तक जा रहे हैं? कल मैं एक पार्टी के तर्जुमान, जिसका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने अपने एक फेसबुक पेज पे अपना एक इंटरव्यू छोड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 35 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी का नुकसान कर दी, और उन्होंने मिसाल दी सिर्फ 5 हलकों की। बाकी 25 हलकों का तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में उसके पूरे डेटा भी नहीं आए, एनालाइज करूंगा, एनालाइज करने के बाद आपको इसका पूरा डेटा जारी करूंगा। तो भाई बात दरअसल अच्छा, जब उन्होंने उन्हीं की जुबानी ये भी कहा कि भाई जो 4 स्टेटों में, जो दूसरे 4 रियासतों में बीजेपी कामयाब हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ी है, उसका नतीजा ये निकला कि वहां गोवा में भी बीजेपी जीत गई, उत्तराखंड में भी बीजेपी जीत गई, मणिपुर में भी बीजेपी जीत गई। भाई ये तो कोई बात तुक्की नहीं है ना। आप मुखालिफत कीजिए, आपको हक है मुखालिफत करने का, मगर इतनी भी अंधी मुखालिफत मत कीजिए कि जिससे लोगों में आप मजाक का मौजू बन जाएं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे बात कर रहे हैं। ये तो थी नाज़रीन उत्तर प्रदेश की बात। अब मैं अपनी जानिब से और पूरे देश की आवाम की जानिब से आम आदमी पार्टी को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उसने पंजाब में एक शानदार जीत दर्ज करवाई है, और साथ ही साथ बीजेपी की योगी सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं, और हमारे नरेंद्र मोदी वजीर आजम साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि आपकी जुमलेबाजी कामयाब हो गई, और आपकी जो भगवादारी सियासत थी, जो सियासत हिंदू मुसलमान की सियासत थी, जो जुनूनी सियासत थी, वो आपकी फिर एक बार कामयाब हो गई। इसलिए आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं।
और एक बात, पिछले 5 साल में ये देखा गया कि जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने जो तरक्की का काम है वो कुछ नहीं किया सिवाय नामों को बदलने के, हिंदू मुसलमान करने के, शमशान कब्रस्तान पाकिस्तान जिन्ना करने के। मगर अवाम जो है, अवाम भी काफ़ी हद तक इसकी जिम्मेदार है। जो अवाम में कल तक इतना गुस्सा था योगी सरकार के खिलाफ, फिर वो अचानक वोट में कैसे तब्दील हो गया? कई सारी वजूहत है। इलेक्शन कमीशन भी इसका जिम्मेदार माना जा रहा है और कुछ हद तक वहाँ पे अवाम भी इसकी जिम्मेदार मानी जा रही है। तो बहरहाल जो भी नताइज थे वो कल सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से इलेक्शन की गहमागहमी ख़त्म हो चुकी है और फिर एक बार कुछ लोगों में उदासी की कैफियत है और कुछ लोगों में खुशी का माहौल है। जो पार्टी जीती हैं उनके पास खुशी का, उससे वो झूम रहे हैं, उनमें खुशी का माहौल है, और जो पार्टी हार गई हैं उनमें गम का माहौल है। ये तो एक फितरी बात है। मगर इसमें और एक बात मैं ये बता दूं नाजरीन आपको कि इसमें हमारी कौम का भी बहुत बहुत बड़ा अमल दखल है। जो मुसलमान जिस तरह से बंटवारे होकर उत्तर प्रदेश की सियासत में वोट करे हैं, मैं उसको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा मानता हूं, क्योंकि और मुखालिफिन ने जो है उनका ये भी कहना है कि असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत को जाकर पोलराइज किया, हिंदू मुस्लिम किया, तो एक फिरका जो है वो पूरा बीजेपी के हक में वोट करने पे मजबूर हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कुछ हद तक आपकी बात कि असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में जाके पोलराइजिंग की सियासत की, तो उत्तराखंड में पिछले साल जहां पे धर्म संसद हुई, जहां पे खुलेआम मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई, जिस तरह से मुसलमानों से वोटिंग का राइट खींचने की बात की गई, जिस तरह से मुसलमानों का जो उनको हर तरह से परेशान करने की बात की गई, और ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये काम तो पिछले कई साल से पहले परवीन तोगाड़िया करते थे, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, उसके बाद कई ऐसे जिनके नाम मैं गिनाऊं तो आपको बहुत फेहरिस्त इसकी लंबी हो जाएगी। तो जब इन लोगों ने हिंदू मुसलमान का काम किया, इन लोगों ने इतनी नफरत अंगेज तकारीर की, तो फिर हमारा मुसलमान जो है ना वो एकजुट होकर एक पार्टी के हक में वोट क्यों नहीं किया? जिस तरह से मुखालिफिन का इल्ज़ाम है कि असदुद्दीन अवैसी के तकारीर ने जो पोलराइजेशन के तकारीर है उनमें से हिंदू वोटर्स को एक जगह करने का काम किया, तो फिर किस तरह से यति नरसिंहानंद ले लीजिए आप, आपके राजा सिंह की तकारीर ले लीजिए आप, या कई और ऐसे नेता हैं आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, हिंदू वाहिनी के, बजरंग दल के, कई जमाने से कई साल से मुसलमानों के खिलाफ जहर आलूद तकारीर करते हैं, तो फिर मुसलमान एकजुट होकर एक पार्टी के हक में वोट क्यों नहीं दिया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, इसको भी सोचने की ज़रूरत है। तो आपने देखी आज ये उत्तर प्रदेश के इंतखाबात की नताइज की जो तस्वीर थी हमने सामने आपके खोल के रख दी। इंशाल्लाह और ऐसे कई वीडियोज़ में आपको आने वाले हालात से हम आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।